Hello students, welcome again to video online class. So students, today we will discuss about the topic education as an investment, return, input and output approach. So student, as you know, this topic is taken from the paper 7th Historical, Political and Economic Perspective of Education, and from Unit 4, second subtopic or second bullet. So students, education as an investment, return, अर्थात हम इससे क्या समझते हैं कि शिक्षा एक विनियोग प्रतिकूल के रूप में, विनियोग इज इन्वेस्टमेंट एंड प्रतिकूल इज प्रतिफल इज रिटर्न. So students, when money is invested in a work with the motive of getting more return, it is called investment. For example students, जैसे कि हम बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके पीछे हमारा मोटिव होता है. स्पेशली जब हम पैसे को फॉर 1 ईयर और फॉर 2 ईयर और फॉर 5 ईयर्स और मोर देन दैट, जब हम उसको फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, देन हमारा मोटिव होता है कि आफ्टर 2 ईयर्स वी विल गेट द मनी बैक, मूलधन प्लस इंटरेस्ट. उसका मतलब हमको उसका फायदा मिलेगा. प्रतिफल प्रतिफल दैट मीन्स फायदा मिलेगा. इसी तरह से जैसे स्टूडेंट्स हम लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में भी सर्टेन पीरियड के लिए, सर्टेन इयर्स में जो है वो मनी जो है वो डबल हो जाता है, इन्वेस्ट किया हुआ मनी. तो वहां पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो हो गया पूंजी जो हम लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट हो गया. और जो जब हम वो मैच्योर हो जाने के बाद पैसा हम वापस लेते हैं, देन वो हमारा रिटर्न या प्रतिफल हो जाता है. सो एजुकेशन में, education increases the capabilities of earning money of a man that he makes use of his future life. इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं में वृद्धि करता है जिसका वह अपने भविष्य में उपयोग करता है. So education is considered as an investment in human capital. Human capital can be described as the knowledge, abilities and skills on an individual acquired through education, training and experience, which help the latter to be more productive and thus improve his potential income earning. So इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षा को मानव पूंजी में निवेश के रूप में माना जाता है. मानव पूंजी में मतलब कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है. मानव पूंजी को एक व्यक्ति के ज्ञान, क्षमता और कौशल के रूप में वर्णित किया जा सकता है.
जो शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है, जो उनको अधिक उत्पादक बनाने में मदद करता है और इस प्रकार उसकी संभावित आय अर्जन में सुधार लाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि ह्यूमन बीइंग्स में इन्वेस्ट करके हमें किसी न किसी रूप में भविष्य में फायदे अवश्य होते हैं। अर्थात यहाँ जो हम पैसा लगाते हैं, शिक्षा में जो पैसा हम लगा रहे हैं, वो हमें भविष्य में फायदे, उससे हमें भविष्य में फायदे जरूर होते हैं। जो हम पैसा लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज एक्चुअली इनपुट, और वी कैन से इन्वेस्टमेंट और विनियोग, और whatever benefit we are getting or we will get in future, that is output और प्रतिफल। अर्थात जो भी फायदे हमें भविष्य में मिलेंगे, that is return और output। So student, please note it down. Ismail, ISMAEL, Ismail 1998, Becker, BECKER 1964, and Miner, MINCER 1974. These are the famous economists. They have emphasized on the fact that by investing in human beings, we will gain from some forms of benefits in the future. Benjamin Franklin, please note it down, BENJAMIN, Franklin, FRANKLIN. So Benjamin Franklin said, an investment in knowledge pays the best interest. So next, students, the major aim of educational investment is the development of human resources or human capital. Almost every society makes a vigorous effort for human resource development, which constitute the ultimate basis for generating the wealth of nation. यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक निवेश का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन या मानव पूंजी का विकास है। लगभग हर समाज में मानव संसाधन विकास के लिए अथक प्रयास करता है। यहाँ कहा गया है कि हर समाज ही जो हर सोसाइटी, देश का हर सोसाइटी समाज जो है मानव संसाधन के विकास के लिए अत्यधिक प्रयास करता है, अथक प्रयास करता है, जो राष्ट्रों की संपत्ति के उत्पादन का अंतिम आधार है। So education is recognized as being a key factor determining the economical expansion for the developing countries. I am repeating this. Education is recognized as being a key factor determining the economical expansion for the developing countries. Investment in higher education is as important as any other investment because it offers its beneficiaries numerous advantages on a short term and on a long term at individual, organization and social level.
Now, education, according to Nielsen Global Survey of Education, they have said on the article, education is an investment for the future around the globe. In this article, they said, investment in education is the road to better jobs, more money, and improved lifestyles is paid. More than 3/4 means 78% of global online respondents agreed that receiving a higher education such as college is important. Likewise, 3/4 also believe that better employment, 75%, and higher income, 72%, are accessible because of educational opportunities. यहाँ स्टूडेंट्स निल्सन ग्लोबल सर्वे ऑफ एजुकेशन के अनुसार बेहतर रोजगार, अधिक धन और बेहतर जीवन शैली का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है. ग्लोबल ऑनलाइन रेस्पोंडेंट अर्थात वैश्विक ऑनलाइन उत्तरदाताओं के 3/4 से अधिक, दैट मीन्स 78%, इस बात पर सहमत हुए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसी प्रकार 3/4 लोगों का ये भी मानना था कि शैक्षिक अवसरों के कारण बेहतर रोजगार और उच्च आय सुलभ है या मिल जाते हैं. Now students, अगर हम शिक्षा के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन करें, प्रारंभिक स्वरूप मतलब जब से शिक्षा ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई है, तो शिक्षा को कभी भी एक इन्वेस्टमेंट या विनियोग के रूप में नहीं लिया गया. ये हमने पाया है. पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा केवल वही लोग प्राप्त किया करते थे जिन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए उपार्जन करने की चिंता नहीं थी और उनके पास प्रचुर समय था. समय की कमी नहीं थी. उस समय ज्ञान का प्रयोजन अधिक ज्ञान प्राप्त करना था तथा ज्ञान के लिए था. इसी तरह का अनुभव हमें प्राचीन भारतीय शिक्षा में भी मिलता है. हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय शिक्षा में, प्राचीन भारत में भी यही मिलता है. यहाँ भी शिक्षा को कभी भी जीवन यापन का साधन नहीं माना गया. प्राचीन समय की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बल्कि शिक्षा को एक ऐसी विद्या के रूप में देखा गया जिसका तात्पर्य ज्ञान, विज्ञान, सीखना, शिक्षा, दर्शन इत्यादि से था, जिससे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सूझ एवं अंतर्दृष्टि व्यक्ति को प्राप्त हो सके. इस प्रकार स्टूडेंट्स, पाश्चात्य दृष्टिकोण ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज से कुछ ऊपर भारतीय दृष्टिकोण में ज्ञान को व्यवहारिक जीवन के लिए अर्थात नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उपयोगी माना गया, परंतु धन उपार्जन से नहीं जोड़ा गया. इतिहास के पुनरावलोकन से पता चलता है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऋषियों द्वारा धन एकत्रित
किया जाता था और ये धन ऋषि 3 सोर्सेस या 3 स्रोतों से प्राप्त करते थे। सबसे पहले राजाओं द्वारा दान के रूप में, अर्थात राजा जो धन देते थे उसको दान के रूप में लेते थे ऋषि। दूसरा गुरु दक्षिणा द्वारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि गुरु दक्षिणा अर्थात शिष्य जब अपनी शिक्षा पूरी करके आश्रम से बाहर निकलता है तो वो अपने गुरु को सम्मान के लिए गुरु दक्षिणा देता है। गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी देता है। तीसरा भिक्षा के द्वारा, और इस एकत्रित धन से ऋषिगण शिष्यों के लिए शिक्षा, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था किया करते थे और इसके अतिरिक्त अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इस धन का प्रयोग करते थे। बौद्ध काल में भी शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था समाज एवं समुदाय के लोगों तथा राज्य शासन द्वारा दी जाती थी। धनी वर्ग के लोग भी मठों को दान देते थे। बौद्ध काल में कुछ शिक्षण संस्थाओं में शुल्क लेने का भी प्रचलन था। मुस्लिम काल में शिक्षा व्यवस्था के लिए ज्यादातर धनी मुगल शासक, राजा महाराज लोग धन के द्वारा शिक्षा व्यवस्था के लिए सहायता करते थे। भारत में ब्रिटिश पीरियड के दौरान शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था केंद्रीय तथा प्रांतीय शासनों द्वारा की जाने लगी। ब्रिटिश पीरियड में मतलब अंग्रेजी शासन के दौरान जो शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था थी वो केंद्रीय तथा प्रांतीय शासकों द्वारा किए जाने लगी। इसी कारण से स्कूलों पर राज्यों का अधिकार कायम हुआ। विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में आर्थिक व्यवस्था का दायित्व सरकार पर था। वर्तमान समय में अर्थात उस समय में अर्थात ब्रिटिश पीरियड में शिक्षा व्यवस्था का दायित्व सरकार पर था। इस प्रकार टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहन मिलने के कारण शिक्षा को आज प्रोडक्टिव प्रोसेस या उत्पादनशील प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। अर्थात शिक्षा पर विनियोग करो और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाओ। शिक्षा पर विनियोग करो मतलब इन्वेस्ट मैक्सिमम ऑन एजुकेशन एंड गेट मोर एंड मोर रिटर्न। मतलब ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर पूंजी लगाओ, इन्वेस्ट करो, विनियोग करो या इनपुट दो, तभी तुमको जो उसका आउटपुट है वो या रिटर्न है या प्रतिफल है वो बेस्ट एंड बेस्ट मिलेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स according to UNICEF, education is the most powerful investment in our future. यूनिसेफ के अनुसार शिक्षा जो है वो अत्यधिक
पावरफुल इन्वेस्टमेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा डिस्कशन यहाँ कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।